नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिस पर रूस भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता। जी हां, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक चैट सार्वजनिक हुई। ये चैट सार्वजनिक की गई, ये कहा जाए। बातचीत के दौरान पुतिन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार लिए सैन्य शासन है, वहां पर लोकतंत्र नहीं होने के बावजूद पश्चिमी देश इसकी आलोचना नहीं करते। बातचीत में उस समय व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को मदद पहुंचा रहा है। बाकायदा इस चीज का जिक्र उन्होंने किया कि पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट करता है, उत्तर कोरिया का सपोर्ट करता है, परमाणु कार्यक्रमों को एक तरह से ये कहा जाए कि और आगे बढ़ा रहा है। ये चाहे बात पुतिन और बुश के बीच की जो बातचीत है, इसको बहुत लंबा अरसा हो चुका है, जो बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल रही। दोनों नेताओं के बीच की ये जो बातचीत है, उससे ये तो साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में असली ताकत सेना के पास में ही है, और सिर्फ ये आज नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। हमने आपको जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन के बीच पाकिस्तान को लेकर हुई बातचीत की जानकारी दी। आपको ये भी बताते हैं कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। बैठक दरअसल थी क्या? पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में एक बैठक हुई 16 जून 2001 को स्लोवेनिया में। एक बैठक में ये शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में पाकिस्तान को लेकर बातचीत हुई, और इस बातचीत को अब अमेरिका की ओर से सार्वजनिक कर दिया गया है। इस बातचीत से ये तो स्पष्ट है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पुतिन के बेहद करीबी नेता थे, अच्छे रिश्ते थे। बातचीत में पुतिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रमों में मदद कर रहा है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर न्यूक्लियर स्मगलिंग का आरोप लगा। 2004 में AQ खान ने खुद ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक और सेंट्रीफ्यूज डिजाइन उपलब्ध कराने की बात मानी थी। हमेशा से ही विशेषज्ञ पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के असुरक्षित हाथों में होने की बात कहते रहते हैं, लेकिन इस चैट के सामने आने के बाद से ये तो साफ है कि रूस को भी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और आज के दौर में देखिए, जिस तरह से उस दौरान 2001 के वक्त में कही गई थी बात कि बड़ा अस्थिरता वाला देश है पाकिस्तान, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर सैन्यकरण एक तरह से है। और 2001 से 2025 से कितना लंबा वक्त बीत गया, दशक बीत गया, लेकिन क्या हालात बदले? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज भी यहाँ पर कमान देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं, बल्कि जिस रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पर आज भी कमान सीधे सीधे है यहाँ के सैन्य अधिकारी के हाथ में। अब कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या रूस को भी पाक के परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल, क्या मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान मिलना खतरे की बात है? क्या ये बातचीत पाक के बदहाल राजनीतिक हालात नहीं दर्शाती? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार भी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद इस दौरान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत कर्नल संजीव मलिक आपसे करना चाह रही हूँ। जिस तरह से बातचीत का ये अंश सार्वजनिक किया गया, उससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक हालात हैं उसको दर्शाते हैं, और ये सिर्फ मौजूदा नहीं, 2001 का अगर जिक्र किया जाए, उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं को लेकर उनकी तरफ से बात कही गई, तो ये बड़ी चिंता की बात थी। जी नैना जी, नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको। जी सर, नमस्कार। देखिए, आज के जो पाकिस्तान के हालात है, मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से ये कहता रहा हूँ, अपने पाकिस्तानी पैनल मित्रों से भी कहता रहा हूँ कि जो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, ये अच्छे संकेत कतई नहीं है। ये आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में केंद्रित हो गई है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास करके एक लिटरली एक लेटरल सुप्रीम कोर्ट बना लिया है, और अपने आप को यहां तक अमर कर लिया है कि मैं कुछ भी करूं, आप मेरे पे सवाल उंगली नहीं उठा सकते। अगर उठाएंगे तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा, कोई भी
उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट भी उस पर एक्शन नहीं ले सकता। देखिए मैम, 2001 में जनरल मुशर्रफ हुआ करते थे, वहाँ के सीईओ। जनरल मुशर्रफ के टाइम की ये बात है, जो घटना अभी सामने आई, जो पेपर लीक्स में जो हमारे सामने बातें आ रही है, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है मैम। देखिए वहां पर अमेरिका ने जब कहते थे 1998 में हमारे जो एटॉमिक ब्लास्ट और एटॉमिक टेस्टिंग के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने टेस्टिंग की थी, लोग कह रहे थे कि ये चाइना चाइना का काम है। नहीं नहीं, ये चाइना की, हम आज भी मानते हैं ये अमेरिका की हेल्प थी, अमेरिका नहीं कराया एक काउंटर बैलेंस करने के लिए। जी जी, हमारा ये विचार है और आज भी हम इसी निष्कर्ष पर पक्के हैं कि हम कि ये रशिया, ये उनका चाइना का काम नहीं था, ये काम था अमेरिका का। अमेरिका की एसेट्स आज भी वहां पे मौजूद है। हम चलिए इतनी बात को, जो कॉन्फिडेंशियल बातें हम उस पर बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे पढ़ते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हमारा पूरा निष्कर्ष ये निकलता है, अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा एक औजार, टूल की तरह से इस्तेमाल करता रहा है। और पाकिस्तानी जनता का भाग्य देखिए, पाकिस्तानी जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। वहां की पूरी पूरी सत्ता केंद्रित है एक मिलिट्री शासन के हाथ में। वहां पे देखिए, नवाब शरीफ रहे हो, नवाज शरीफ के टाइम में भारत के जो रिश्ते थे वो हम कह सकते हैं सबसे अच्छे टर्म्स की बात कर सकते हैं कि इससे अच्छे कभी रहे नहीं है। और इसके साथ साथ जब उन्होंने नवाज शरीफ को अपदस्थ करके और खुद सत्ता में आ गए, तो ये क्लियर हो गया था कि वहां पे देखो मार्शल लॉ का लगना, भले ही आप टर्म ना दे मार्शल लॉ, वहां पे मिलिट्री शासन का होना एक रिपीटेड पीरियोडिकल घटना है। ये हुआ। आज भी वहां पर जो सत्ता है, जो जो वहां की डेमोक्रेटिक है, देखिए एक पोस्टर है, ये एक डेमोक्रेसी वहां का पोस्टर है, जो कि आज शाहबाज साहब वहां के पीएम साहब हैं। यूं तो वहां पे प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या वहां के जो आज के जो सीडीएफ साहब हैं, उनकी इजाजत के बिना वहां पर पत्ता नहीं हिल सकता। और वापस जाता हूं, मैं इस चीज को लिख कर सकता हूं कि देखिए मिलिट्री के शासन में जब सत्ता केंद्रित होती है, मिलिट्री आम जनता की परवाह बहुत ज्यादा नहीं करती है। सिविलियन गवर्नमेंट जब होती है, वो उत्तरदायी होती है अपनी जनता के लिए, क्योंकि वो जनता का वोट लेके आती है। और वहां के जो एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको अपनी जनता में जाके उनको फेस करना पड़ता है, उनको उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, डेवलपमेंट के प्रति जवाबदेही होती है। मिलिट्री गवर्नमेंट का कोई जवाबदेही नहीं होती है लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इतनी ऑटोनॉमी कभी अपनी सिविलियन गवर्नमेंट को दिया है? कभी नहीं दिया है। कि देखिए कारण यह है कि वहां की मिलिट्री का अस्तित्व हमारे खिलाफ है। अगर भारत से दुश्मनी छोड़ दो तो देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, वहां की आर्मी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। वहां के आर्मी चीफ या जो भी वहां के चीफ है, उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको वो वैल्यू रहेगी नहीं। उनको कौन पूछेगा इतना ज्यादा? ठीक है, एक देश है, उनकी देश की एक आर्मी होती है, वो एक जस्ट एक वहां के हेड रहेंगे। अभी एक और मैं इसमें एस्पेक्ट बताता हूं मैम। अभी देखिए, जिम्मेदारी की बात जहां तक करते हैं, मुनीर साहब ने अमेरिका में जाके एक वक्तव्य दिया कि हम पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और हम जाते जाते दुनिया के आधी जनता को ले जाएंगे, यानी हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले ही डूबेंगे। देखिए कौन न्यूक्लियर, हाँ, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री कौन ऐसा कहता है? क्या कभी अमेरिका ने ऐसा देखा? अमेरिका के पास है, चीन के पास है, दुनिया में कम से कम 8-10 देश ऐसे हैं जिनके, इवन इजराइल के पास है। क्या कभी उन्होंने धमकी दी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की? कभी नहीं दी। मुनीर साहब आके धमकी देते हैं। और ये ऐसा नहीं है मैम, देखिए आज भी पाकिस्तान जो यूज हो रहा है ना, तो इनको बहुत खुशी हो रही है कि हम अमेरिका के बहुत अच्छे गुड बुक्स में आ गए। मार्च से पहले तो आप डेली डेली आके टीवी में, यूट्यूब पे डेली कहते हैं कि देखिए इंडिया कितना पेट है, कितना कितना बिलव्ड बॉय है अमेरिका का, और हमको अमेरिका पूछता नहीं है। ये सारी सिचुएशन मार्च के बाद चेंज हुई है। उसके बाद इसमें जो कैटलिस्ट का काम किया है, ओप सिंदूर ने काम किया है। ओप सिंदूर के बाद आया इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट आया, उसके दौरान अमेरिका का बहुत प्यारा बन गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और सर यही जो बहुत गुडी गुडी बॉय जो बना है, उस पर भी तो एक बड़े सवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइम में आपसे इस चीज को और विस्तार से जरूर समझूंगी। मेरे साथ में एक और खास मेहमान जो कनेक्टेड हैं, वो भी आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ मोनिका बी सूद कनेक्ट हो चुकी हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जावेद, मैं आपसे जरा इस चीज को समझना चाह रही हूँ। ये जो पूरा बयान है आपके लिहाज से, अब इसमें मौजूदा स्थिति में तो कुछ है नहीं, अब इसमें भारत की तो कोई ऐसी बात है नहीं। अगर मैं मौजूदा स्थिति के तौर पर भी बात करूं या फिर उस समय की तत्कालीन व्यवस्थाओं की बात करूं, तो जॉर्ज बुश की तरफ से ये बातें कहना, पुतिन के साथ में उनका ये पूरा संबंध और ये पूरी चर्चा होना, इसको आप कैसे देखते हैं? नैना जी, आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और हमारे गेस्ट को भी सलाम।
देखिए बात ये कि ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि ये आज से 24 साल पहले का वाकया, 16 जून 2001 का। ऑब्वियसली डिक्लासिफाई अब हुआ है जाके। अब ये उस टाइम के हालात हैं, उस टाइम की सूरत हाल है जिसका आज के हिसाब से कोई तालमेल नहीं। और रही बात इनकी कि उसमें प्यूटन साहब का क्या बयान था या बुश का क्या बयान था हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2001 में सिर्फ 3 साल हुए थे कि हम एक एटॉमिक ताकत बन चुके थे और हमने अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम जो इस तरह की आलमी ताकतें थी उनके दिमाग में इस तरह के खदशात थे। ये बात सही है, ठीक है, उन्होंने इजहार कर दिया। लेकिन अब ये भी देखे ना कि 16 जून 2001 आज, मुझे तो ये 24 साल पहले नहीं, शायद 50 साल पहले की बात लगती है, क्योंकि इसी साल 9/11 हुआ। आपको पता है कि 9/11 2001 के अंदर हुआ, और यही बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन भी कहने लगे थे। तो आपको पता है कि फिर उनकी बकायदा एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट हुई, और हम उनका सबसे जो था उसमें अहम इत्तेहादी बनकर सामने आए, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के अंदर कुछ करना था। वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक डिबेट के लिए तो सही है, लेकिन आज के दौर में इसका कोई ऐसा तालमेल नहीं कि हम कहें कि आज भी हालात वैसे ही हैं। और क्यों है? क्योंकि देखिए आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उस वक्त वहां पर मुशर्रफ साहब थे, वन मैन शो था, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, असेंबलियां काम कर रही हैं, लॉ मेकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, अब उसमें आप लोगों का ये इतराज हो सकता है कि आपको लगता है कि सीडीएफ आपको हर जगह दिखाई देते हैं कि शायद उनके इशारों पे हो रहा है। तो कल भी मैं आपके शो पे था और आपने ये सवाल उठाया था कि फजल रहमान साहब जो है वो इस तरह खुल के तनकीद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माहौल तो आज भी ऐसा है कि ऐसी चीजों पे तनकीद होती है और खुल के होती है, और उनके खिलाफ कुछ किया भी नहीं जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चीजें जो है काफी हद तक चेंज हो चुकी है। डिबेट के लिए अच्छा विषय हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि भाई लोकतंत्र आज के वक्त में लोकतंत्र है, लेकिन हुसैन जावेद आज के वक्त में भी किसे फ्रीडम है, डिसीजंस लेने की पावर किसके हाथ में है, ये आप भी बखूबी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानती हूँ, पूरी दुनिया भी बखूबी जानती है। और आपने कहा राष्ट्रपति, तो वो आज के वक्त में सिर्फ एक तरह से कहा जा रहा है कि भाई वो गमला पीएम बन गए हैं, वो डमी पीएम के तौर पर एक तरह से नजर आते हैं। और इसीलिए मुझे उस पर तो नहीं जाना, लेकिन दूसरी बात, चूंकि कल भी ऐसी ही एक टिप्पणी यहाँ पर जरूर हुई थी, और आज भी एक और ऐसी खबर आई कि यहाँ पर जिस तरह से आसिम मुनीर को एक सर्वा बना दिया, उनको सीडीएफ बनाया, उसको जिस तरह से बेहिसाब ताकत मिली है ना। मौलाना फजल रहमान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल से जुड़े एक और मुफ्ती हैं, उनका भी ऐसा ही एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से एक व्यक्ति को कानूनी तौर से इतनी रूप में ताकत दे दी गई, वो तो जायज़ ही नहीं। उन्होंने तो इतनी ताकत को एक तरह से इस्लाम के अनुसार, इस्लामी लिहाज से अवैध करार दिया। उसमें तो उन्होंने कहा ये तो हराम है और ये तो कतई होना भी नहीं चाहिए। तो ये मैं नहीं, ये आप ही के देश से आवाज़ उठने लगी, क्योंकि वो शायद बखूबी जानते हैं कि जब जब एक व्यक्ति के हाथ में ताकत आई तो उसके बाद में से बेड़ा गर्क हुआ है। देखिए मैं तो उसमें वही बात करूंगा कि डिबेट तो हो रही है ना इस चीज पे, ठीक है। 27th अमेंडमेंट होगी है, उसको पास कर दिया गया। उसके जब वो सामने आई तो आपने भी देखा है कि उसमें सीडीएफ जो है उस तरह से सामने आए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उस पर डिबेट हो रही है, उसको बिल्कुल चुप करके हजम नहीं कर लिया गया। वही आप वाली बात है जो अभी से पहले कर्नल साहब भी कह रहे थे कि भाई जमहूरियत में तनकीद भी होती है और तनकीद भी हो रही है, खुल के हो रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या मसला है? मतलब तो आप मैं ये मान समझता हूँ रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं हुसैन जावेद कि जिस तरह से एक व्यक्ति को सर्वा या ताकत दे दी गई, तो वहां की आवाम में भी इस बात को लेकर नाराजगी है, सवाल भी पूछे जा रखे हैं। सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस बारे में विरोध भी जताया जा रहा है। नाराजगी का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे हालात तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये बात ठीक है कि जो चीज है जिस पे डिबेट होनी चाहिए और उसमें भी मजीद कुछ चेंज होनी चाहिए अगले कानून साजी के लिए, तो उसमें हर्ज को नहीं, सबकी बात सुननी चाहिए और सबकी बात सुनी जा रही। ठीक है, ठीक है। वेल, मेरे साथ में अली असगर भट्टी भी पत्रकार पाकिस्तान से कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं मोनिका का रुख करना चाह रही हूँ। मोनिका बीसूद, जरा मुझे एक बात समझाइए। 2001 का एक तरह से इस पूरे ये कहा जाए कि बयान का एक हिस्सा है, ट्रांसक्रिप्ट उसकी सामने आना, और उसमें बेसिकली परमाणु सपोर्ट की बात होना और ये कहना कि सैन्यकरण एक तरह से पाकिस्तान का है। 2001 और 2025 में हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है, ये भी इस दौरान कई रिपोर्ट्स में कहा गया। मैं जरा चाहूंगी कि आखिर जॉर्ज बुश और पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, वो जरा समझाने की कोशिश कीजिए, उनके इस बयान के मायने क्या रखे हैं। देखिए, मैं
मैम ऐसा था कि जो ये पीरियड था ये पोस्ट 9/11 का पीरियड था। ठीक है ना, एक वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था जब टेररिज्म और न्यूक्लियर अटैक हुआ था। प्रोलिफरेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक सेंटर बन गया था, क्योंकि उस टाइम 9/11 के अटैक के बाद तो उस समय यूएस और रशिया ने मिलकर तालिबान और अलकायदा के खिलाफ कोऑपरेशन की थी। लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज और स्ट्रैटेजिक अपनी जो स्ट्रैटेजिक टेंशन्स थी वो तो इनमें फिर भी थी। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि उस समय उनको खौफ नहीं था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। खौफ तो उनको था, पर ओपनली बोलना थोड़ा मुश्किल था। 2001 में बुश ने पुतिन को एज अ गुड पार्टनर भी बताया और दोनों ने अफगानिस्तान में भी कोऑपरेट करके काम किया। पर अगर हम बात करें आर्म्स कंट्रोल की या नेटो एक्सपेंशन की या हम बोलें रीजनल पावर्स की या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की, उसमें इन दोनों देशों की सोच बड़ी डिफरेंट थी। अगर हम बात करें 2001 और 2025 की, तो देखिए हालात तो सेम हैं, पर जो एनालिटिक्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं। अब अगर हम बात करें आज के पाकिस्तान की, तो जैसे अभी सर ने बताया कि मार्च से पहले तो इंडिया वाज इन द गुड बुक्स और अब पाकिस्तान इज इन द गुड बुक्स। तो मतलब देखिए यूएस एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसको पता है कि उसने कहाँ किसकी साइड लेके किसको यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। अगर हम लोग उनका फेवर कर देते कि हाँ जी इन्होंने हमारे पीस करवाया है पाकिस्तान ओपी सिंदूर के समय पे, तो यहाँ मतलब हमारे पे टैरिफ ना लगते। जब हमने टैरिफ लेने से भी मना कर दिया, हमने उसका भी मतलब निकाल लिया हल, तो तब ट्रम्प को और भी ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो मतलब ये सब ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैटर करती हैं, क्योंकि देखिए कभी भी आज तक किसी और कंट्री ने आके, चाहे वो कितनी मर्जी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, उन्होंने ये कभी ये नहीं बोला कि हम कुछ न्यूक्लियर मतलब ऐसा कुछ करेंगे या कुछ न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जो कि बार बार पाकिस्तान से सुनने को आया। अभी जैसे बात चल रही थी सीडीएफ मुनीर की, तो सीडीएफ जो मुनीर बने वो तो एक बने ही है अपने आप को। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें उनको अपने हाथ में रखनी थी, इम्यूनिटी उनको मिली, वो उन्होंने अपने लिए सब काम किया ताकि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत बनी रहे। अब ये लोग बोलते हैं कि आप सीधा घूम फिर के उनके ऊपर की उंगली उठा देते हैं, पर हम समझते हैं कि ये लोग भी उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाएंगे। इनको पता है कि हालांकि ये एक अच्छी बात है, जैसे हुसैन जावेद जी ने इस बात को कहा, भले ही नपे तुले शब्दों में कहा, लेकिन वो भी इस बात को जिस रूप में एक अंदेशा दे रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में विचार चर्चा चल रही है, और चर्चा तभी होती है जब संशय होता है या फिर जब विरोध होता है। तो जैसे कि हम बात करें 16 जून 2001 में जब मीटिंग हुई थी बुश की और पुतिन की, तो उस समय पाकिस्तान में उसी समय बोल दिया गया था कि ये एक पाकिस्तान मिलिट्री हुंता है। तो जब ये वर्ड यूज किया गया मिलिट्री हुंता पुतिन के द्वारा, तो इसका मतलब इन दोनों में एक डर तो था, एक दोनों में एक था कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इसका असर ज्यादातर मतलब नॉर्थ कोरिया पे भी पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी इनसे अफेक्टेड है और मतलब इनके साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, वेस्ट इनको क्रिटिसाइज करता नहीं, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना ज्यादा हर यूरोपियन देश में बन चुका है कि वेस्ट इनको क्रिटिसाइज करता ही नहीं है। अगर हम देखें तो इस समय यूरोप में, यूके में या यूएस में कितने ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारे पाकिस्तानी जो हैं वो आईएसआई को बिलोंग करते हैं, पर देखिए अगर हमारे भारत देश में ऐसे स्लीपर सेल्स मिल सकते हैं जैसे अभी नहीं, तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में भी मोनिका जी ऐसा ही है ना, क्योंकि अभी देखिए ना, अभी यूएस की तरफ से आज ही हमने देखा नाइजीरिया पर एक्शन होता है, लीबिया में, ईरान पर एक बड़े इस तरह के मॉड्यूल्स, चाहे बात वो आईएसआईएस के हो या फिर तमाम ऐसे टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो हैं वो मिलते ही हैं। मैं अली असगर भट्टी का एक बार जल्दी से रुख करना चाह रही हूँ। अली असगर भट्टी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से 2001 की इस बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट सामने आया, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच की चर्चा का, यही बात तो भारत काफी अरसों से, लंबे वक्त से कहता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि एक तरह से कहा जाए कि उनका ये एक बयान जरूर करता है कि पाकिस्तान के पास में जो परमाणु ताकत या परमाणु ऊर्जा है वो क्षेत्रीय लिहाज से वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि मंशा सबसे महत्वपूर्ण मंशा होती है, और उसी बात की ओर उनकी तरफ से इशारा किया गया था। अच्छा, एक तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2001 की बात है, ठीक है ना, तो गालबन आपने उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया जो उनके भी इनके
यानी कि वीडियो वगैरह या जो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो लीक हुआ। ये अमेरिका 24 की से 25 नेशनल साल बाद सिक्योरिटी ये क्या आर्काइव से आया है सर, नेशनल सिक्योरिटी से आया है ये। सिक्योरिटी से आया तो कहाँ से आया, किस मौके पे आया, क्यों आया? थोड़े से सवाल तो ये भी जन्म लेते हैं ना कि ये किस मौके पे आया।